आदाब, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। बेबाक मुंसिफ में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। राज दर राज, चुनाव दर चुनाव सफलता का परचम लहराती आ रही भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा लोकसभा चुनाव में होगी। क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन के सामने टिक पाएगी? क्योंकि यूपी में कांग्रेस को सपा का साथ मिला, फिर बंगाल में नाराज ममता भी मान गई और कांग्रेस को साथ ले आई, और अब आम आदमी पार्टी भी गठबंधन का मन बना चुकी है। लेकिन फिर भी बीजेपी एक एक कर रास्ता साफ करते हुए अपनी पार्टी के चेहरों के पत्ते खोल रही है, और इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी कोई भी पत्ता खोला नहीं गया। तो कौन करेगा राज और किसके सर पर सजेगा ताज? इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस से हिमांशु कुमार, बीजेपी से राकेश पद्दार और साथ ही सपा से आजम खान और सीनियर जर्नलिस्ट रजा हैदर रिजवी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी पर। तो सबसे पहले हिमांशु जी से बात करते हैं। हिमांशु जी, क्या कहेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि अब सपा का साथ भी कांग्रेस को मिल रहा है और साथ ही ममता बनर्जी का साथ भी मिल रहा है और आम आदमी पार्टी का साथ भी देखा जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? इस देश में जिस तरह से विगत के 10 वर्षों में अत्याचार और अन्याय हुआ है, इस देश के नौजवानों के खिलाफ, इस देश के किसानों, इस देश के महिलाओं और इस देश के शोषित वंचितों के साथ, अकलियतों के साथ, वह अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि इस देश में तानाशाही प्रवृत्ति के लोग सत्ता पर बैठे हो। आज देख लीजिए, जो टॉप 5 के राज्य हैं जो महिला उत्पीड़न के मामले में, वो सभी के सभी राज्य भाजपा शासित राज्य जी। इसके बाद आप देखे होंगे कि किस तरह से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह के द्वारा पहलवान बेटियों का यौन उत्पीड़न होता है। किस तरह से बनारस, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह संसदीय क्षेत्र है, वहां पर हमारी बेटी के साथ आज भाजपा के आईटी सेल के 3 लड़कों के द्वारा गैंगरेप किया जाता है। किस तरह से इस देश के नौजवानों को अग्निवीर जैसी योजना थमा दी जाती है, जो नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। वो अग्निवीर जैसी योजना ला करके इस देश के नौजवानों को सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर जी। किसानों की आय दुगुनी करने की बात 2022 तक की थी, लेकिन आज किसानों की हालत आप देख रहे हैं। एमएसपी की गारंटी की बात यही प्रधानमंत्री जी कहते थे 2014 से पहले कि एमएसपी की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। आज एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के बजाय आज अंग्रेजों की अनुयायी जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, आज अंग्रेजों की तरह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई इस देश के किसानों अन्नदाताओं के ऊपर कर रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार कुछ नहीं हो सकता है। आप देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से आदिवासी के ऊपर पेशाब करते हैं, किस तरह से इस देश के अकलियतों के खिलाफ सीए और एनआरसी ला करके उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको छीनने का प्रयास करते हैं। तो इस अन्याय के खिलाफ आज राहुल गांधी जी इस देश में न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, और जो समर्थन और जन आशीर्वाद श्री राहुल गांधी जी को मिल रहा है, उससे हम भी उत्साहित है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उत्साहित है, और देश की जनता आशा भरी निगाहों से इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से जो कुशासन है 10 वर्षों का, उससे हमें मुक्ति दिलाएगी। देख लीजिए, इंडिया गठबंधन एक खूबसूरत गुलदस्ता है इस देश का। इंडिया गठबंधन इस देश के महिलाओं, नौजवानों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों, बच्चों की भविष्य की एक खूबसूरत संभावना है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इंडिया गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के बच्चों की भविष्य के लिए, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इस देश के किसानों के सम्मान के लिए ये आवश्यक है। और यही कारण है कि आज देश में राहुल गांधी जी को इतना बड़ा जन समर्थन और जन आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ सपा से आजम खान जी भी मौजूद हैं। आजम जी, आपका क्या कहना है? कहीं ना कहीं हिमांशु जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे चुनावी मुद्दे थे, बीजेपी की बहुत सारी नाकाम चीजें थी जिसको हिमांशु जी ने बताया। आपको क्या लगता है, जो गठबंधन चल रहा है अभी और आने वाले जो चुनाव हैं, कौन कौन से ऐसे जमीनी स्तर के मुद्दे होंगे जिनको रखा जाएगा, या फिर जिस मुद्दों को देखते हुए आम जनता वोट करेगी? समाजवादी पार्टी किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर आगे अपनी रणनीति, जो उसकी पीडीए रणनीति है, उस पर काम कर रही है जी।
किसान देखिए, किसानों के साथ बॉर्डर पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। कल एक किसान गोली लगने से शहीद हो जाता है। जी। आखिर ये भाजपा सरकार जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके 10 करोड़ 15 करोड़ 15 लाख करोड़ तक के कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसानों के कर्ज माफ करने में इनका कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। पिछले 10 सालों में इन्होंने 15 लाख करोड़ कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ किए हैं और करीब 7 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने टैक्स रिबेट दिया है कॉरपोरेट घरानों को। और पूरे जो किसान का भारत भर में कर्ज है वो करीब 17-18 लाख करोड़ रुपया है। तो अपने जो अन्नदाता किसान हैं उनके कर्ज ये माफ करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन अपने कॉरपोरेट घरानों का जेब भरना होगा, तब भारत की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती है। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो किसानों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है उनके साथ खड़ी है और वो चाहती है, उसकी भी मांग है कि एमएसपी पे लीगल गारंटी दी जाए। C2 प्लस 50% जो किसान मांग रहे हैं उनकी मांगे मांगी जाए। उनके ऊपर जो NSA लगे हैं, जो FIR हुए हैं, वो वापस लिए जाए। उत्तर प्रदेश में देखा होगा अभी नौजवान इलाहाबाद में सड़कों पर है और लखनऊ में इको गार्डन पे बहुत सारे लाखों नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो राज्य सरकार है इनकी कोई भी भर्ती पूरी नहीं होती है। जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है या भर्ती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। तो हमारी सरकार से कहना है कि भाई कम से कम नौजवानों को इस तरह से परेशान न किया जाए। तो किसानों और नौजवानों के मेन मुद्दे पे हम लोग जनता के बीच में हैं और हमारा मानना है कि जनता इस बार भाजपा को इन मुद्दों पे जवाब देगी। तो चलिए फिलहाल आजम जी, सवाल आपसे मेरा ये था कि आपकी पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर पार्टी पहुंच रही है या जिन मुद्दों को लेकर जनता वोट देने वाली है। फिलहाल आपने भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिनाया है, उनके मुद्दों को उठाया है। तो हमारे साथ में राकेश पौतेदार जी भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं बीजेपी से क्या कुछ उनका कहना है। एक मिनट और मेरी देखिए, पार्टी और उसके जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा रटी रटाई बात थी, हम लोगों ने उस पे काम किया। चाहे वो महिलाओं की बात करें, 33% आरक्षण देने का काम किया और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। और दूसरी बात, इन्होंने किसान की बात कही। आज ये किसान की बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे बोलते हुए शर्म तो आनी चाहिए आपको। 2008 में आप ही की सरकार थी और स्वामीनाथन का रिपोर्ट आया था कि एमएसपी रेट लागू किया जाए और इस पे काम किया जाए। आपने काम किया। आज हमसे आप सवाल पूछे, आप ही का रिपोर्ट है भैया, 2008 में ही आपका रिपोर्ट आया था। और रहा राहुल गांधी के न्याय यात्रा से लोगों को क्या लाभ हुआ? राहुल गांधी आज काशी में कह रहे हैं कि काशी के बच्चे युवा जो है वो नशेड़ी है। यही न्याय यात्रा है इनका। और रहा इन्होंने और आगे बात कही, आज इनकी इंडी गठबंधन की मैं बात करना चाहता हूं। यही अरविंद केजरीवाल थे कि 2012 में कहते थे कि हम इनको भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल भेजने का काम करेंगे। शीला दीक्षित को इन्होंने जेल भेजने का काम पहन के भाग जाते हैं। आपके आजम जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। अगर आप राकेश जी की बात से सहमत नहीं हैं या हिमांशु जी, आजम जी, आप लोग बीच में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले राकेश जी की बात सुन लेते हैं पूरी। जी, मैं कहना चाहता हूं कि यही अरविंद केजरीवाल थे कि 2012 में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था और कांग्रेस के खिलाफ कहा था और पूरी कांग्रेस को कहती थी कि भ्रष्टाचारी हैं। हमने नहीं कहते, अरविंद केजरीवाल है। देखिए इनके विचारधारा क्या है। और इन्होंने सत्ता से बाहर करने वाले के साथ अपने विचारों को खत्म करके सिर्फ महत्वाकांक्षी, यहाँ से दिखता है कि ये लोग महत्वाकांक्षी हैं। अपने सीट पर बैठने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए ये लोग लगे रहते हैं। इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है देश को आगे बढ़ाने की बात। रही माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी कार्ड है, हम लोगों ने 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाया है। वो जो दिखता है वही दिखता है। उसके बाद आप रहा, हमने उज्ज्वला योजना लाया, 10 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला योजना लाया। उसके बाद हम लोगों ने गरीब कल्याण के लिए 3 करोड़ लोगों को
गरीब के घर बनाने का काम किया, 12 करोड़ लोगों का शौचालय बनाने का काम किया। ये सब हम लोगों ने 2019 में वादे करके आए थे, उस वादे पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद रही, हम लोगों ने विश्वकर्मा योजना लाया, जिस विश्वकर्मा योजना के अंदर जो गरीब अंतिम पंक्ति के जो कारीगर हैं, जो साइकिल ठीक करते हैं, रिक्शा ठीक करते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने योजना लाया। उसके बाद हम लोगों ने दिव्यांग योजना लाया, उस पर भी हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने 10 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड बनाने का काम किया। ये सब भारत सरकार के आंकड़े। आज गरीबी रेखा 5% पे आया हुआ है, जो आंकड़े बता रही, मैं आंकड़े पे ही नीति आयोग को रिपोर्ट पे ही बता रहा हूँ। 80 करोड़ लोगों को आज भी हम लोग राशन दे रहे हैं, उसमें 24 करोड़ लोगों को उस राशन से, गरीबी रेखा से हमने बाहर किया। 3.5 करोड़ लोगों को यानी युवाओं को हम लोगों ने रोजगार दिया। उसके बाद 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने नौकरी दी। तो ये सारे आंकड़े भारत सरकार के बोल रहे हैं और हम लोगों ने काम किया है, तभी। राकेश जी, आपने आंकड़े बताए, अभी हिमांशु जी का सवाल था कि किसानों का प्रदर्शन काफी समय से जारी है, एमएसपी की गारंटी अगर किसान मांग रहे हैं तो क्यों नहीं देते, फिर कर्ज माफी को लेके। हिमांशु जी, क्या कुछ सवाल थे आपके अभी? देखिए, 11 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने अपने जो कॉरपोरेट घराने हैं उनका ऋण माफ किया, लेकिन आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं किया। ये इनका एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात ही कहते फिरते थे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे पाए। अब एमएसपी की मांग जो कर रहे हैं किसान, उनके ऊपर ये गोलियां चलवा रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? ये अंग्रेजों के अनुयायी हैं और अंग्रेजों के अनुयायी अंग्रेजों के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। आज जलियांवाला बाग का याद ताजा हो गया है। जलियांवाला बाग में जिस बर्बरता से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, आज ठीक उसी प्रकार का व्यवहार ये लोग आज देश के अन्नदाताओं के साथ कर रहे हैं। आज देख लीजिए, कृषि उपकरण पर 12% जीएसटी, ट्रैक्टर, टायर एवं पुर्जे पर 18% जीएसटी, उर्वरक पर 5% जीएसटी, कीटनाशक पर 15% जीएसटी। सरकार ने उर्वरक, बिजली और सिंचाई पर मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया है। इससे खेती की लागत बढ़ गई है और आमदनी, एमएसपी नहीं देने से आमदनी कम हो गया है, जिसके कारण आज खेती घाटे का सौदा हो गया है। हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कुछ बातें कर रहे थे, मैं उनके जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन, इंडिया कहने में इनको परहेज है, इनको शर्म आती है इंडिया कहने में। इंडी गठबंधन ये लोग बोल रहे थे। हमसे नफरत करते करते, विपक्ष से नफरत न करते करते आज ये देश से नफरत करने लगे हैं। ये कह रहे थे कि इनका सर फुटोवल चल रहा है। अरे हम सब एक हैं, जितने देशभक्त पार्टियां हैं एक हैं। आज देश में दूसरी आजादी लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में जो आप बोल रहे थे वो भूल गए। आपने कहा था कि बीजेपी का दरवाजा और खिड़की दोनों नीतीश कुमार जी के लिए बंद है। शर्म आनी चाहिए आपको। अमित शाह जी बोले थे, नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि उस विधानसभा में जब नीतीश कुमार जी का बयान आया था तो कहते कि हमारे देश की महिलाओं का सर नीचे हो गया है, आज शर्मसार हो गया है। आज उस नीतीश कुमार के साथ अब बैठे हुए हैं और आपने दरवाजा तो बंद किया, लेकिन लोग पूछ रहे हैं क्या दरवाजा बंद किया और घुंडी लगाना छोड़ दिए क्या? भूल गए क्या? कैसे नीतीश कुमार जी फिर आ गए आपके साथ? और उस नीतीश कुमार जी के साथ हिमांशु जी आपके सभी सवालों के जवाब राकेश जी से मैं चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ रजा हैदर रिजवी जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। जर्नलिस्ट हैं तो एक जर्नलिस्ट के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आखिरकार आपने सभी चीजों को देखा, कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे भी मौजूद हैं, तो देश की राजनीति किस ओर जा रही है और ये मुल्क का माहौल कैसा हो रहा है? क्या कुछ आने वाले युवाओं पर इसका असर रहने वाला है? देखिए, ऐसा है जोहम रूबा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और जिससे वो खड़े हो करके देश की सेवा और समाज की सेवा, परिवार की सेवा कर सकें जी। तो जाहिर सी बात है जो पार्टियां नौजवानों को नौकरी देंगी तो उसमें कामयाब हों। लेकिन आपका जो शुरू का सवाल था कि साहब जो अलायंस है विपक्षी गठबंधन का, उसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा की सीट जो है वो कांग्रेस को दी गई है। रायबरेली हो, अमेठी हो, कानपुर नगर हो, फतेहपुर सीकरी हो, बांसगांव हो, सहारनपुर हो, प्रयागराज हो,
महाराजगंज हो, वाराणसी हो, अमरोहा हो, झांसी हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, मथुरा हो, सीतापुर हो, बाराबंकी, देवरिया, ये 17 लोकसभा दी गई है जी, जिसमें कांग्रेस के पास खाली 1 सीट है रायबरेली, और 2 सीटें जो है बीएसपी के पास है, सहारनपुर और अमरोहा। सहारनपुर में फजलुर रहमान साहब बीएसपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अमरोहा में दानिश अली बीएसपी से थे जो अब कांग्रेस में है जी। तो 17 में 14 जो है लोकसभा के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। तो अब 1 सीट खाली कांग्रेस के पास है और कांग्रेस उस पर लड़ना चाहती है। अब आप देख लिए जैसे वाराणसी की सीट थी, वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी जो है वहां 6,73,453 वोट पाए नरेंद्र मोदी जी, और उनके जो साथ में लड़े थे सपा से शालिनी यादव जी, वो खाली पाई थी 1,95,162 वोट, और उसी के बगल में अजय राय जी लड़े थे कांग्रेस से, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी। अजय राय जी लड़े थे। अजय राय जी कितना पाए थे? 1,52,548। अगर इनको जोड़ भी दीजिए तो मोदी जी के करीब बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, अगर कांग्रेस और सपा का जोड़ दीजिए आप। और आपको एक बात और बड़ी बताना चाहता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के 21 सिटिंग एमपी का टिकट काटा है, 21 सिटिंग एमपी का। आप कहेंगे तो मैं उनका नाम बता सकता हूं आपको कि उनके सिटिंग जो एमपी थे उनका काट दिया। आप समझिए ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इटावा से जो है 2014 में अशोक देहरे भाजपा से जीते थे, लेकिन 2019 में रामशंकर कटेरिया को टिकट दे दिया, वो बीजेपी से जीत गए। संत कबीर नगर से 2014 में शरद त्रिपाठी को टिकट मिला था भाजपा से, लेकिन उनका टिकट नहीं दिया गया। 2019 में परवीन निषाद को दिया गया, वो बीजेपी से जीत गए। हाथरस में जो है 2014 में राकेश दिवाकर बीजेपी से जीते थे, 2019 में टिकट काट दिया, वहां से राजवीर दिलेर जीते, बीजेपी से जीते। फूलपुर से 2014 में केशव मौर्य साहब को बीजेपी टिकट दिया गया था, 2019 में केसरी देवी को दिया गया, बीजेपी से जीत गई। भदोही में 2014 में वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, बीजेपी से टिकट काटा गया बीजेपी ने, 2019 में रमेश बिंद को दिया गया जो बीजेपी जीत गए। राबर्ट्सगंज में 2014 में छोटे लाल बीजेपी से लड़े और जीते, लेकिन उनका टिकट काटा। 2019 में पकौड़ी लाल अपना दल से लड़े, वो जीते। झांसी के अंदर 2014 में उमा भारती लड़ी थी और जीती थी, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग शर्मा को टिकट दिया, वो जीते। बलिया से 2014 में भारत सिंह बीजेपी से जीते थे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटा। 2019 में वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते। ये जानने की जरूरत है लोगों को आपके चैनल से जी। आगरा से 2014 में रामशंकर कटेरिया को बीजेपी ने टिकट दिया, 2019 में एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया, वो बीजेपी से जीते। फतेहपुर सीकरी में बाबूलाल बीजेपी से जीते थे 2014 में, लेकिन उनका टिकट काटा। 2019 में राजकुमार चाहर बीजेपी से जीते। कानपुर में 2014 में मुरली मनोहर जोशी जीते थे, रूबा जी उनका टिकट काट दिया जी। सदैव पचौरी जी लड़े 2019 में, वो जीते बीजेपी से। इलाहाबाद के अंदर श्यामाचरण गुप्ता 2014 में एमपी थे, सिटिंग एमपी थे, उनका टिकट काटा। वहां से डॉक्टर रीता बहुगुणा 2019 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राकेश जी, अगर आप रजा हैदर जी की बात से अगर सहमत ना हो तो आप अपनी बात भी बीच में रख सकते हैं, उनकी बातों के बीच में। तो नहीं, राजा अहमद जी हमारे देश के पत्रकार हैं, उसके बाद हमारे देश के चौथे स्तंभ में जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। और रही बात भाई साहब हमारे कार्य कांग्रेस के, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को 10 साल हम लोगों को सरकार बनाने का मौका मिला और जनता का आशीर्वाद से, और 10 साल इनको विपक्ष में बैठने का मौका मिला। लेकिन आप 10 साल के अंदर देख सकते हैं विपक्ष का भी भूमिका राहुल गांधी जी ने नहीं निभाया, सकारात्मक राजनीति नहीं किया।
देश के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी कितना प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट आपको दिखना चाहिए कि उन्होंने काम नहीं किया जब तक वो अपने संसदीय क्षेत्र का अमेठी से चुनाव लड़ते थे। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि अमेठी छोड़ के आपको दूसरे जगह जाना पड़ता? मतलब ये लोग कोई काम नहीं करते, बातें बड़ी बड़ी करवा लो जी। और हम लोग हमेशा हमारे देश की प्रधानमंत्री चिंता करते हैं कि राहुल गांधी जी कम से कम सकारात्मक राजनीति करना सीखिए, कम से कम विपक्ष में बैठने लायक तो बन जाइए। लेकिन नहीं, आज देख सकते हैं किस तरह बचपना फिर उन्होंने कहा, काशी की धरती को उन्होंने एकदम गलत शब्दों से उच्चारण किया, वहां के हर युवाओं को कहा कि नशेड़ी है। हम भी कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कहा जाता है कि काशी का हर बच्चा जो पुरुष होगा वो शंकर दिखेगा, हर नारी जो महिलाएं होगी वो पार्वती के रूप में होगी। लेकिन ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के एक राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं। अरे भैया, आप एक देश के प्रधानमंत्री के, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, उनके बेटे हैं, ये लोग देश को बंटवारा करने की बात हमेशा करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लोग अपने विचारधारा पे कभी काम नहीं करते। इनकी नीति और नियत कोई सिद्धांत नहीं है, कहीं किसी के साथ चले जाएंगे, कभी किसी के साथ चले जाएंगे। इनको सिर्फ कुर्सी से मोह है। परिवार, इनकी जो राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है। इनकी कोई राजनीति आप बता दीजिए क्या, देश के लिए राजनीति क्या हो, सिर्फ परिवार के लिए राजनीति क्या हो। आप देख सकते हैं किस तरह आप अमेठी छोड़ के अपने प्रियंका सोनिया गांधी जी सभा चली गई। भैया, इनको लगता है कि बंटवारा करने में अहम भूमिका निभाने वाली इंडियन मुस्लिम लीग है, उसके साथ समझौता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ये जानकारी है। भाई साहब, अरे भाई बात सुनो, जनसंघियों पत्रकार महोदय, एंकर के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनको थोड़ा सा चुप करवा झंडा नहीं पड़ा है, राष्ट्रवाद की बात करेगा, पूर्वक सुनता हूँ, की लोगों को आप की बातें सुन रहा था, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बात सुन लिया कीजिए। लोकतंत्र है, जनता देख रही है भैया, और अंग्रेजों की जनता देख रही है। जासूसी करते मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, झगड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात को रखने आया हूँ। सेनानियों का पता बताने का अरे हिमांशु जी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ बार बार। आप जानते होंगे। हिमांशु जी, पहले राकेश जी की बात को सुन लेते हैं, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा अपनी आवाज को रखने का। जी बताइए राकेश जी। जी, मैं इनको ज्यादा मौका दीजिएगा बोलने के लिए, लोकतंत्र इनका भी अधिकार है। यही पार्लियामेंट, संसद भवन चलने नहीं देते हैं। एक भी काम अगर देश के प्रधानमंत्री या नेता करना शुरू करते हैं देश के पार्लियामेंट के अंदर, संसद भवन के अंदर, तो लोकसभा चलने नहीं देना है, राज्यसभा चलने नहीं देना है। यही हम कहना चाहते हैं हिमांशु जी, जनता सुन रही है, आपके संस्कार सभ्यता को जनता सुन रही है। इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा जनता के बीच में। इनका टीवी चैनल पे जो हम लोग बैठे हुए, इनका भी समय बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी बात रखिए, बेखूबी से अपनी बातें रखिए। चलिए राकेश जी, पहले हिमांशु जी की बात ही सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। बात खत्म करने के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी। अभी बताइए हिमांशु जी। देखिए, ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये देश की बांटने की बात करते हैं। जरा राकेश पोद्दार जी इतिहास में जाएं। हम तो ऐसे विज्ञान के छात्र हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ते हैं 1942 में इंडियन मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, जो इनके पूर्वज हैं, जिसका पूजा करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग मिल करके सरकार बनाए थे बंगाल में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडियन मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, जो इस देश के बंटवारे के लिए जिम्मेवार है, उसमें प्रमुख पद पर थे, मंत्री पद पर थे। ये वही लोग हैं। और आपको जानकारी हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने श्रोताओं को और सारे पैनलिस्ट को एक जानकारी देना चाहता हूं। इस देश के बंटवारे का पहला प्रस्ताव हिंदू महासभा ने दिया था, इंडियन मुस्लिम लीग ने नहीं दिया था। ये वही लोग हैं। और जनसंघ की स्थापना करते हैं। ये लोग 60 रुपए का पेंशन पाते थे, और जो कांग्रेस के राष्ट्रभक्त थे, इस देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उसका पता बताते थे। आज इनके वंशज हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, जिसके रग रग में कुर्बानी है, जिसके डीएनए में कुर्बानी है, जिसके दो प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहादत दे दिया, उसे राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जानकारी होना चाहिए इनको। हिंदू नेहरू गांधी परिवार पर यह सवाल उठाते हैं। नेहरू गांधी परिवार देश का एकमात्र ऐसा परिवार है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में उनके प्रत्येक सदस्य, चाहे महिला हो या पुरुष या बच्चा, सारे लोगों ने जेल की हवा खाई थी। ये है गांधी नेहरू परिवार और उसका इस देश के लिए त्याग और योगदान। आज देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीमती गांधी ने अपनी शहादत दे दी। आज राजीव जी शहादत दे दिए।
कुर्बानी दे दिया। मद्रास कैफे फिल्म देखें कि इनके पूर्वजों की क्या भूमिका है राजीव गांधी जी की हत्याकांड में, इसको समझे। ये इस देश के बंटवारे में आज गांधी जी को खड़ा करते हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं, अपने जिले के एसपी से ये ठीक से बात कर लें और एक नगौटी पहन के गांधी जी उस अंग्रेज से आंख में आंख मिला करके बात कर रहे थे जिस अंग्रेज के शासन में, सत्ता में सूर्यास्त नहीं होता था। ये था गांधी का मनोबल। आज उस गांधी पर आप बात करते हैं, उस नेहरू पर बात करते हैं जिस नेहरू ने इस देश को गुलदस्ते की तरह सजाया। इस देश में जहां सुई का फैक्ट्री नहीं था उस देश में फैक्ट्रियों का जाल बिछाया। IIT IIM भाखड़ा नांगल जैसे काम किया, एम्स बनाया। आज उस नेहरू पर आप क्वेश्चन करते हैं और आप परिवारवाद की बात करते हैं जिसमें कि अमित शाह का बेटा जैसा हो, जिसमें राजनाथ सिंह का बेटा हो, जिसमें धूमल सिंह का बेटा हो, क्या कहते हैं आपको ज्योतिराज सिंधिया हो, और भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करने वाले अभी देख लीजिए महाराष्ट्र से ले आए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार भी था और परिवारवाद का भी आरोप था, उन्हें राज्यसभा आप भेज रहे हैं चौहान जी को। ये है इनका भ्रष्टाचार और परिवार का परिभाषा। एक आज देख रहा था रील, उसमें लिखा था, उसमें सुने हम कि वॉशिंग पाउडर मोदी, जो भी भ्रष्टाचारी जाए उसमें से निकल करके बेदाग हो जाए, ऐसा वॉशिंग पाउडर ये लोग रखे हुए हैं। चाहे वो है कोई भी हो, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो शारदा चिटफंड घोटाले का अभियुक्त, या नारायण राणे हो, या फिर अशोक चौहान हो, सारे लोग बेदाग साबित हो जाते। चाहे अजित पवार हो, इनके यहाँ तो सारे बेदाग हो जाते हैं। जब विपक्ष में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहते हैं। ये लोग किस मुंह से बात करते हैं भ्रष्टाचार और परिवारवाद का, ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए हिमांशु जी, इतिहास के बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास आज का मुद्दा भी मौजूद है। मैं बात करूंगी आजम जी से कि मोदी गारंटी को लेकर क्या कुछ विचार है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है। मोदी गारंटी सिर्फ एक वो ढकोसला है। जब हम मोदी गारंटी राकेश जी आपके पास अभी बस कुछ ही देर में मैं आऊंगी और जो हिमांशु जी के सवाल थे आपको उनका जवाब भी देना है। अभी फिलहाल आजम जी से पूछ लेते हैं। जी बताइए। जी 2014 में इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे और 2014 में ही कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। इनमें से कोई भी चीज हुई नहीं। ना तो किसानों की आय दुगनी हुई, ना 2 करोड़ रोजगार मिले, ना ही 15 लाख खातों में जो आने थे वो मिले। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और जुमलेबाजी है। जब हम जमीन पे देखते हैं तो भारत का आम नागरिक, जिसे ये गरीब कहते हैं, वो 5 किलो अनाज के लिए इनके मोहताज हो गया है। 2014 से पहले भारत में ना तो इतनी भुखमरी थी, ना वो 5 किलो अनाज का मोहताज था। आज इन्होंने उसे 5 किलो अनाज के लिए मोहताज कर दिया है। इसलिए यही इनकी गारंटी है। ये 80 करोड़ अनाज जो देते हैं उसको बहुत मतलब डंका बजाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए कि भारत इस लेवल पे गरीब हो गया है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। ये तो मेरे ख्याल से गर्व की बात नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हाँ सबके खातों में 15 लाख रुपया दे दिया गया, तो ये मैं मान लेता कि हाँ बहुत ही सम्मानजनक व्यवहार भारत की जनता के साथ किया गया है। और किसानों को ये 6,000 रुपया जो सालाना देते हैं, यानी 500 रुपया महीने, 500 रुपया महीने की क्या हैसियत है आज के महंगाई में। ये आप और रजा साहब और चैनल जो आप देख रहे हैं सब जानते हैं। मैं बाद में ज्यादा जानकारी लूंगी कि अगर आपकी सरकार आती है सत्ता में तो क्या कुछ युवाओं के लिए होगा, क्या कुछ महिलाओं के लिए, क्या कुछ किसानों के लिए। फिलहाल राकेश जी के पास वापस चलते हैं। क्या कुछ कहना है राकेश जी? पहले तो इनको बोलिएगा कि आप इन्होंने बोल लिया, अब जब मैं बोलूंगा तो सुनने का काम करें। बिल्कुल मैं यहाँ से चले जाने का काम करूंगा। मैं एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ 1942 में अगर देश बंटवारा किया तो मैं आरोप लगाता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा किया, उनकी मंशा थी 1942 में। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया की किताब डायवर्सन में लिखा गया है कि 1947 में जब अब्दुल गफ्फार खान साहब बैठे थे
महात्मा गांधी जी बैठे थे, वल्लभ भाई पटेल बैठे थे और मनोहर लोहिया जी बैठे थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि देश को बंटवारा कर दो, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। अगर जिन्ना जी बन जाते तो क्या इनकी तकलीफ थी? सिर्फ इन लोगों ने राजनीति ऐसे की। और इंदिरा गांधी की बात करते हैं, उस इंदिरा गांधी में 1984 का दंगा किसी ने करवाया? तो मैं आरोप लगाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इंदिरा गांधी ने करवाया। सिखों का जो स्वर्ण मंदिर था उस पर गोली चलाने का काम किया और उनके जो साहिबजादे थे उनको मरवाने का काम किया। तो आज कहते हैं कि शहीद हो गए। कैसे शहीद हो गए? आज इनको इस बात से तकलीफ करता है कि देश के प्रधानमंत्री काम करना चाहते हैं और उसमें इनका नाम जो बदलने का काम कर रहे हैं। आज कहते हैं एम्स बनाया, 2 एम्स बनाया, आज मैंने 13 एम्स बनाया। हम लोगों ने 26 एयरपोर्ट बनाने का काम किया, 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम किया। ये लोग कहते बात, ये लोग सिर्फ अपने कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। देश को कहां पहुंचा दिया आज देश की जनता जानती है। अगर इन्होंने काम किया होता तो जनता इनको उखाड़ नहीं फेंकती। आज ये कहते हैं कि चुनाव क्यों हार रहे हैं? सभी जगह चुनाव हार रहे हैं राहुल गांधी जी, इसीलिए हार रहे हैं, इन्होंने काम नहीं किया। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते, चाहे मैं कहना चाहता हूँ जवाहरलाल नेहरू जी क्या देश के लिए क्या गए? एक उपलक्ष्य बता दे। जिसका कपड़ा धोने के लिए विदेश जाता था वो आदमी कहते कुर्बानी दिया, देश के लिए शहीद हुआ। अरे भैया क्या देश के लिए शहीद हुआ? शहीद तो देश को आप लोगों ने खत्म कर दिया। देश हमारे सोने की चिड़िया थी, उसको खत्म करने का आप लोगों ने काम किया। आज बड़ी बड़ी बातें करते। किसान को अगर 6,000 रुपया उनके घर जाता है तो किसान की हैसियत आप बता रहे हो। स्वनिधि योजना हम लोगों ने लाया ना किसान के लिए, उनके लिए हम लोगों ने अभी गन्ना का रेट जो है 25 रुपए बढ़ाने का काम किया और 10 चीजों पे एमएसपी रेट तैयार है। दाल तेलहन पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ खाली जुमलेबाज हैं। आज राहुल गांधी जी की जो स्थिति है वो देश की जनता जान रही है। हिमांशु जी का कुछ कहना है, सुनते हैं क्या कहना है। सवाल का जवाब राकेश जी। किस बात को ये किसान खड़ा बॉर्डर पे, क्या ये जवाब देना चाहेंगे भाजपा के प्रवक्ता? किसान किसान को क्या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस ने ले जाके खड़ा किया है? किसान और नौजवान जो इको गार्डन में बैठा है वो किस लिए बैठा है? क्या चाहता है वो? 10 चीजों पे किसान का मैंने मान लिया। आप उसकी चिंता क्यों करते हो किसानों की? हम तो 10 चीजों पे मान लिया। हम लोग राकेश टिकैत इंडिया अलायंस भारत की पार्टी नहीं है, कहीं विदेशी पार्टी है। अरे विपक्ष एक बार आप कहते हो कि विपक्ष काम नहीं कर रहा, जब विपक्ष काम करेगा तो आप कहोगे कि विपक्ष की क्यों चिंता कर रहा? अरे विपक्ष नहीं चिंता करेगा तो कौन चिंता करेगा? सरकार काम नहीं करेगी तो विपक्ष ही तो चिंता करेगा। तो राकेश जी, हिमांशु जी और आजम जी, आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी। पहले रजा हैदर जी की बात सुन लेते हैं। रिजवी जी, क्या कुछ कहना है आपका? आपने सभी की बातों को सुना, सभी मुद्दों को देखा, तो अब क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष जो है जी वो चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से एन कैन पकड़े सत्ता में पहुंच जाऊं और अपनी बात को रखते हुए जी और सत्ता पक्ष की कमियों को निकालते हुए और अपनी बातों को रखते हुए कि हम ये काम करेंगे, सत्ता तक पहुंचना चाहता है जी। और भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 10 साल से जो उसने काम किया है उस काम को बता करके और आम जनता से ये चाहती है कि वोट हमें दे और हम फिर सत्ता में फिर काबिज हो जाएं। जी। अब देखिए, जो ये 5 साल के बाद जो मौका आता है इसमें आदमी जो है बड़ा चिंतन करता है, वोटर, और चिंतन करके वोट देता है क्योंकि वो समझता है कि ये 5 साल के बाद हमें अब मौका मिलेगा, हम उसी सरकार को सत्ता नशी करें या उस सरकार को हम जो है उतार के निकाल दें या विपक्ष को हम सत्ता पे बैठा लें। जी। तो ये बड़े उधोड़ विमोड़ रहता है और आम जनता और जो चौपाल पे बैठने वाली जनता है गांव देहात की, वो हमसे बहुत ज्यादा जागरूक है और बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि वो शाम के चौपाल पे जब बैठता है तो पूरे देश दुनिया की वो बात करता है। आज दिल्ली में क्या हुआ, आज महाराष्ट्र में क्या हुआ, आज बिहार में क्या हुआ, पूरी जानकारी उनके पास होती है, चाहे हमारे पास जानकारी कम हो। इसलिए वोटर को हम ये नहीं समझते कि वोट देने वाला, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के भाई और कांग्रेस के लोग ये जमीनी हकीकत पे उतर के आम जनता को अपने तरफ किस तरीके से ला सकते हैं और उसको वोट में डलवा सकते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है सत्ता में है और जो सत्ता में रहता है वो उसके पास सब संसाधन
और संपन्न होता है तो वो आम जनता की सेवा करता है, तो आम जनता जाहिर सी बात है। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे बाराबंकी की सीट है जी लोकसभा की, वहां से उपेंद्र सिंह रावत बीजेपी के एमपी हैं और वहां से राम सागर रावत सपा से लड़े थे और कांग्रेस से लड़े थे पुनिया के बेटे तनुज पुनिया। अब आप देखिए उनको जो वोट मिला था रावत को 5,32,238 और राम सागर रावत सपा के उनको वोट मिला था 4,22,493 और यही तनुज पुनिया को मिला था 1,58,382। अब सपा का और कांग्रेस का दोनों को वोट मिलाइए तो ये वोट जाता है 5,80,875 और बीजेपी की जीती वोट कितना पाई थी 5,32,238। अब भारतीय जनता पार्टी को यहां ध्यान देना पड़ेगा अगर सीट जीतना है, क्योंकि वहां पुनिया और सपा का मिला के 5,80,000 हो रहा है जी और यहाँ रावत पाए थे 5,32 से ऊपर। तो अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़े सूझबूझ से अपने प्रत्याशियों को उतारना है, क्योंकि ये गठबंधन होने से भारतीय जनता पार्टी की गणित जरा से उसको बड़ी मजबूती से रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक सीट का आपको आंकड़ा देके बता दिया। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर चिंतन करेगी, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमें इस पर जाना है कि नहीं जाना है। तो रिजी जी कहीं ना कहीं ये चीज देख सकते हैं कि किसी जिसको सत्ता पर राज करने की नीति आती हो वही राजनीति का सिकंदर कहलाता है। आपसे मैं जानना चाहूंगी नीतीश कुमार के भी बारे में। नीतीश कुमार ने कब उनको मोड़ लेना था, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की ही शपथ ली, तो किस तरह से पलटकर सत्ता में जाना है वो एक बेस्ट पार्ट कह सकते हैं नीतीश कुमार का। उन पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए नीतीश जी अपने 5 साल के कार्यकाल में जी ये अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो हमें लगता है कि पहला व्यक्ति होगा जी जी जिसने मुख्यमंत्री की अपने एक कार्यकाल में, अभी 5 साल का कार्यकाल एक मुख्यमंत्री का होता है, बिल्कुल बिल्कुल, एक कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि 3 बार और तीनों बार अपना पलटा मार के, पहले बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। मतलब ये समझ सकते हैं कि जिस ओर लहर चली उस ओर वो बदल गए सत्ता में। अभी देखिए, अब देखिए 22 तारीख को जी 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो जो भीड़ आई और भीड़ लगातार आती रही, तो कहीं ना कहीं सूंघे होंगे नीतीश जी कि भाई ये तो क्या हो गया भाई, ये जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, तो आम जनता इतनी, आज भी आप समझिए भीड़ वहां जा रही है, ऐसा नहीं है कि भीड़ रुकी हुई है। तो उन्होंने 22 को किया और 23-24 के बिल्कुल पलट दिया उठा के 2-3 दिन में। इसके मतलब उनको कहीं ना कहीं खुशबू लगी होगी। जब कहीं ना कहीं खुशबू कुछ लगती है तो उस खुशबू को जब नाक पे लेता है, और राजनीतिक व्यक्ति हैं वो, देखा होगा, समझा होगा। अब या तो वो संयोजक नहीं बनाए गए इसलिए नाराज हो गए होंगे, या इसलिए नाराज हो गए कि भाई हम ही तो इसको जो है विपक्षी गठबंधन बना रहे थे, हम ही सब जगह जा जाके बात कर रहे थे। हर राज्य में मैं गया सब कहने के लिए कि भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन करा जाए, गठबंधन किया जाए। मतलब उन्होंने सभी जगह कोशिश तो की, गठबंधन को एक साथ लाने की कोशिश की, और ये लेकिन वो नाकाम रही। तो उन्होंने पार्टी की समझदारी है जोहम जी, या तो भारतीय जनता पार्टी की समझदारी है कि जो इतना बड़ा सब जगह जा रहा है, प्रदेश, इसी को मोड़ के अपने कब्जे में कर लो। तो ये समझदारी भारतीय जनता पार्टी की भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि नीतीश जी जो है वो सूंघे हैं कि भाई बीजेपी आ रही है क्या, और या हो सकता है कि उनको कांग्रेस में अच्छा जो है वो अच्छी तरीके से उनसे बात ना की गई हो, जिस तरीके से वो बात चाह रहे हो कि हमें संयोजक बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात है, इसलिए नीतीश ने ऐसा किया है। लेकिन तेजस्वी जो है बिहार के अंदर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी के पास में जाऊंगे। राकेश जी, क्या कहना है आपका? इंडिया गठबंधन जो सभी दलों को जोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ आने वाले चुनाव में
देखा जाएगा? क्या मजबूत कड़ी इसकी देखी जाएगी, या फिर बीजेपी के सामने कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आगामी चुनाव में थोड़ी भारी पड़ने वाली हैं? राकेश जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कह रही है कि देश राष्ट्र के लिए निर्माण में सभी लोगों को काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बार बार संसद भवन के अंदर कहते हैं कि राहुल गांधी को भी 10 साल जनता ने विपक्ष में बिठाने का काम किया, तो आप कम से कम उसके लायक तो बन जाइए। हम राहुल गांधी की भी चिंता करते हैं। 140 करोड़ जनता है, उसके अंदर जितने भी लोग आते हैं उसकी चिंता हम करते हैं। हम लोगों ने जनधन खाता लाया तो उसका मजाक कांग्रेस के लोगों ने किया कि ये लोग गरीब के साथ जनधन खाता खोल रहे हैं। आज जनधन खाता से लोगों को कितना लाभ हुआ। हम लोगों देश के प्रधानमंत्री लाल किला से स्वच्छता की भारत को स्वच्छता बनाना है, उसमें ये लोग मजाक कर रहे थे कि ये स्वच्छता से क्या होगा, क्या लाभ होगा। हम लोगों ने शौचालय की बात लाल किला से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जो गरीब अंतिम पंक्ति में बैठे उनके हम लोग शौचालय बनाएंगे। जो हमारी महिलाएं, हमारी बहन जो सड़क पे सोच के लिए जाती है, सुबह उठ के जाती है, उसके लिए हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें भी इन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। आज देख रहे हैं आपके चैनल पे हम लोग कहना चाहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम लोग राशन दे रहे हैं, तब उसमें भी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसमें ये नहीं देखते कि 24 करोड़ गरीब जो है राशन खाने के बाद वो गरीबी रेखा से बाहर आया, अपने घर की स्थिति अच्छा की। आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 18 महीना पहले से ही ये अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए लग चुकी है और हमारा वोट परसेंटेज अभी 50% वोट है। 7% वोट बढ़ते ही हम लोग 370 के पार चले जाएंगे और 185 सीटों पे जो हमारा आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की आंकड़ा है, उस पे 185 सीट पे हम लोग का सीधा मुकाबला इन लोगों से है। तो हम लोग कहीं ना कहीं 400 सीट जीतने में कामयाब है। और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि दयानिधि मारन क्या कहते हैं कि सनातन एक जहर का टुकड़ा है, और कांग्रेस के साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि रामचरित मानस काव्य का टुकड़ा है, जहर है। उसके बाद अब स्टालिन की बात आ जाए, स्टालिन क्या कह रहे हैं? तेलंगाना के सीएम, कांग्रेस के सीएम अभी क्या कहा थे? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शौचालय साफ करने के लिए तेलंगाना आते हैं, तमिलनाडु आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग हिंदी भारत को और दूसरी भारत को बदलने का काम ये लोग अभी से कर रहे हैं। कल मैं आपके चैनल के माध्यम पर कहीं भी मैंने देखा था कि आपको बता देना चाहता हूं कि इनके प्रदेश में, कर्नाटक में, इनके मुख्यमंत्री 445 करोड़ रुपया मंदिरों से लिया है। इनका बजट बोल रहा है, इनके आंकड़े बोल रहे हैं 445 करोड़ रुपया लिया, जिसमें इन्होंने 100 राकेश करोड़ जी, फिलहाल पिछली बातें नहीं करनी है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, जो मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। फिलहाल आपको मैं रोकना चाहूंगी, हिमांशु जी के पास जाते हैं। हिमांशु जी, आप बताइए, क्या कुछ बीजेपी के लिए चुनौती होने वाली है, या फिर जो मेन मुद्दे थे, चाहे धारा 370 का हो या राम मंदिर का हो या और भी बहुत सारे मुद्दे थे, तो कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जिसका फायदा अब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, या फिर उसी मुद्दे का फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राकेश जी पर हमको तरस आता है, इनके बुद्धि पर तरस आती है। इनका बुद्धि को क्या हो गया मुझे पता नहीं। इनको पता होना चाहिए। नेहरू जी के बारे में बोल रहे थे कि विदेश से इनका कपड़ा धुल के आता था। अरे जिस समय में नेहरू जी का कपड़े की बात हो रही है, उस समय में 4 महीना लगता था, फ्लाइट नहीं चलता था, हवाई जहाज नहीं चलता था, पानी वाला जहाज चलता था, और 4 महीने लगता था पेरिस जाने में। आप पेरिस की बात करते, कोई आदमी होगा 4 महीने में जाकर के कपड़ा धुलवा करके 4 महीने में आएगा और वह कपड़ा पहनेगा? ऐसा नहीं है। इलाहाबाद में एक लॉन्ड्री था जिसका नाम था पेरिस लॉन्ड्री, और उससे कपड़ा उनके धो करके आता था। तो ये लोग बोलने लगे कि पेरिस से आता है धुला करके। इतने गलत आदमी है, कितना झूठ बोलते हैं और सलीके से झूठ बोलते हैं। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन की योग्यता है मूर्ख होना। जितना मूर्ख होइएगा उसमें एडमिशन हो जाएगा आपका। तो उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का करके ज्ञान देते हैं। नेहरू जी कब बोले थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का बंटवारा कर दो? अरे विश्व हिंदू महासभा पहली बार द्विराष्ट्र की परिकल्पना किया था, पढ़ा कीजिए। 1942 में इंडियन मुस्लिम लीग के साथ आपके जो पूर्वज हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने सरकार मिलकर के बनाया था। 60 रुपए का पेंशन खाने वाले आपके पूर्वज थे। हम तो राष्ट्रभक्त के हैं, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई, जिसने जलियांवाला बाग में अपना शहादत दिया, हम उसके वंशज हैं। हमारे शरीर में वो खून चल रहा है। एम्स की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। एम्स, चलिए हिमांशु जी, आपने अपनी बात को रख लिया। फिलहाल जो मेरा सवाल था, हिमांशु जी, जो मेरा सवाल था, आप बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी
लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहते हैं कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया, आज तक वहां शिलान्यास नहीं हुआ है। इतना बड़ा झूठ राष्ट्र के साथ, वो भी प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। चलिए ठीक है, चलिए हिमांशु जी, ठीक है, मैं बस अब राकेश जी की बात सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? कल कर्नाटक की सरकार, इनकी सरकार है, कल इन्होंने क्या किया? हिंदुओं से बस समय की कमी होने की वजह से आप सभी को मैं बता दूं कि जल्दी आप बहुत ही कम लफ्जों में अपनी बात को पूरा करें। देखिए, मैं आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, और मैं कहना एक ही शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे राजा साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने कहना चाहता हूं कि इन्होंने सही कहा कि हम लोग विकास के नाम पे जो वादे करके आए थे जनता के बीच, उस वादे पे हम लोगों ने सारे काम लगभग 99% कर चुका हूं। अब नए योजना हमारी घोषणा पत्र तैयार हो गई है, उस योजनाओं को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे, और हमारे आज भी लोग, हमारे कार्यकर्ता, 16 करोड़ कार्यकर्ता जो पूरा चुनाव में लग चुके हैं और घर घर जाने का काम करेंगे। जो हम लोगों ने वादे किए, उस वादे को हम लोग बताएंगे कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक काम किया, और नए वादे के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, और हम चुनाव 400 के पार जीतने का काम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आजम जी, आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा किसानों और गरीबों के हितों की बात की है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अत्याचार की आवाज उठाई है, उसमें राजनीतिक लाभ और नफा और नुकसान नहीं देखा है। उसमें उनका मानना है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार मिले हैं जी, उसे सरकार नहीं ले सकती है। तो मौलिक अधिकार सबके बराबर है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि आने वाले समय में किसानों, नौजवानों, दलितों, अल्पसंख्यकों के जो दशा दयनीय है, वो अपने आप में भाजपा को हराने के लिए काफी है। और इंडिया अलायंस आने वाले समय में 2024 में उसकी सरकार बनेगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ इन्हें बुरी तरह से हार मिलेगी, और दक्षिण की इनकी स्थिति ऑलरेडी पहले से ही बहुत खराब है। तो आजम जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनका फायदा जमीनी स्तर पर लोगों को मिलेगा? किसान नंबर 1 पे है, जिसको ये अत्याचार ऐसा कर रहे हैं जो कि विदेशी किसान हो, भारतीय किसान एमएसपी की गारंटी आप देंगे और बाकी कर्ज माफ करेंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी भी दी जाएगी, किसानों को कर्ज माफ किया जाएगा, और नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। उन्हें 10,000 रुपए का लॉलीपॉप, रोजगार का लॉलीपॉप, मुद्रा लोन नहीं दिया जाएगा। कल नौजवान जब मुद्रा लोन नहीं चुकाएगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा और वो जेल जाएगा। तो आने वाली सरकार यानी इंडिया अलायंस की सरकार ऐसा काम नहीं करेगी कि उन्हें कर्ज दिया जाए और कर्ज न चुका पाए तो जेल जाके वो जेल की भी हवा खानी पड़े। उन्हें परमानेंट नौकरी सरकारी दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उनकी स्थिति बेहतर हो। चलिए रिजी जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो गठबंधन बना है, गठबंधन किस तरीके से आम जनता के पास जा करके ये अपनी जो है वो चीजें बताएंगे कि साहब हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। ये बताएंगे कि सरकार ने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो ऐसा होगा क्योंकि राहुल ने भी कहा नहीं अभी जब वो किसानों के उसमें कि साहब हम जो है एमएसपी जो है न्यूनतम मूल वाला हम जो है उसमें लागू करेंगे, हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे। अब ये देखना है कि जो इन्होंने कहा है उससे आम जनता का वोट इस गठबंधन को कितना मिलता है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर उज्ज्वला योजना काम किया है तो अगर उज्ज्वला योजना में लोगों को सिलेंडर मिला है तो उससे कितना वो खुश हुआ है। आयुष्मान कार्ड अगर उसने दिया है तो अगर आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज हुआ है तो उस इलाज से अगर वो खुश होगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई बेईमानी नहीं की गई है, ईमानदारी से सबको बांटा गया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो जाहिर सी बात है वो सोचेगा कि भाई हमें आवास मिला है, हम करेंगे। अब जिसको अनाज मिला हुआ है, जिसको 15 किलो 20 किलो अनाज मिल रहा है, वो आदमी कितना खुश होगा कि भैया महीने में हमें खाना तो मिल जा रहा है,
भाई ये पद्धति सीखी कहां से बीजेपी ने, अनाज वाली। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहले गांव देहात में ये होता था, जो जमींदार थे, जो बड़े आदमी थे, वो अपना खेत जोतवाते थे, खेत बोवाते थे, और शाम के जब वो मजदूरी करके आता था तब कहते थे भाई 2 किलो इसको दाल दे लो आज, और भाई ऐसा है कि 4 किलो गेहूं दे दो, और मसूर की दाल दे दो, जाओ भाई ले जाओ खाना, वो आटा दे दो। तो आदमी काम करता था, उसको खाना मिल जाता था, वो अपना मस्त रहता था जी। तो अब जिसको भोजन मिलेगा वो कहीं ना कहीं तो भाई गुणगान गाएगा। बिल्कुल। चलिए हिमांशु जी के पास चलते हैं। फिलहाल रिजवी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हिमांशु जी से भी जान लेते हैं क्या कुछ इंडिया गठबंधन को लेकर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सभी दल एक हो रहे हैं। क्या कुछ आगामी चुनाव में गठबंधन को फायदा मिलेगा? बस थोड़े से छोटे से आंसर के साथ में। देखिए, इंडिया गठबंधन मैं पहले भी कहा हूं, इस देश की आशा है, इस देश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों का आशा है आज इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में सभी लोगों का भविष्य दिखता है कि देश का भविष्य आज इंडिया गठबंधन है। हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने सारी गारंटी पूरी कर दी। अरे कौन सी गारंटी पूरी? आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दिया, महिलाओं उत्पीड़न बढ़ गया, लोगों का रोजगार छिन गया। आपने कोरोना काल देखा होगा, आपने अग्निवीर जैसी योजना ला करके रख दी। आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर दे, आज किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, कहां चला गया? आपने गंगा स्वच्छ करने की बात कही थी, गंगा प्रदूषित हो गया। आपने कहा था कि हम डिजिटल इंडिया कर देंगे, क्या हुआ? आपने कहा था कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगा, आज कैशलेस कैश बढ़ा है, कैश ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से आपने जो हिमांशु जी, कौन कौन से गठबंधन में ऐसे बड़े चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं? क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो चेहरों के पत्ते खोले जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी कोई चेहरा नहीं आया। तो आपको क्या लगता है? देखिए, इंडिया गठबंधन में बहुत चेहरे जिनकी योग्यता प्रधानमंत्री बनने की है और काबिल लोग हैं जो देश में, राज्यों में। हिमांशु जी, जल्दी आपसे आंसर चाहूंगी, 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखें, क्योंकि आगे भी सभी इंडिया गठबंधन के जो चुने हुए सांसद होंगे उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि हमारा नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। ये हम मिल बैठ करके बात कर लेंगे। ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है इस देश से कुशासन को हटाना है, इस देश के नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को सम्मान देना है। चलिए आजम जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या कुछ कहना है आपका? अभी रजा सर कह रहे थे, हम लोगों का भी विपक्ष का यही कहना है कि भाजपा जो है सामंतवादी व्यवस्था की तरफ वापस ले जाना चाहती है। यानी जब जमींदार अनाज देता था, हम लोग उससे बाहर निकल के आए थे। कोशिश ये थी कि जो जमींदारी थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, उससे बाहर निकले। बहुत छोटा और लेकिन ये लोग वहीं ले जाना चाहते हैं कि ताकि हर आदमी गुलाम हो जाए। तो इंडिया अलायंस गुलाम नहीं बनाना चाहता है। भारत की जनता को उसकी स्वतंत्रता और स्वाधीनता और उसके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, और उसको भी जो सामाजिक असमानता है और आर्थिक असमानता है, अब राकेश जी की भी बात सुन लेते हैं। आजम जी को रोकना चाहूंगे। राकेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा कि जो वादे करके हैं उस वादे पे हम लोग काम किए हैं। चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, हम लोगों ने काम किया। दूसरी बात रहा बाबा साहब के संविधान पे, जो हम लोगों ने उसी संविधान के अनुसार लोकतंत्र को बचाए रखा और लोकतंत्र में हम लोगों ने विश्वास रखा। और 140 करोड़ जनता से अपील कर रहा हूं कि इंडी गठबंधन इतना घबराए मत, आप लोग घबराइए मत। वो जनता का आशीर्वाद होगा, जनता का निर्णय होगा। अगर हम लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। पीछे आप देख रहे हैं, हम लोग 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया, तो जनता का आशीर्वाद है। हम लोगों जिस वादे पे हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये जो नया, राकेश जी, आपको क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, तो उसमें आगामी चुनाव में बीजेपी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? 10 सेकंड में आंसर इसका। 85 सीट, 185 सीट पे हमारा इनका सीधा मुकाबला है। हमारे आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े और आ चुका है, और हमारा चिंता करने की बात नहीं। हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चिंता में कभी माथे पे लकीर नहीं देखे होंगे। हम लोग राष्ट्र के निर्माण में पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है। हर कार्यकर्ता, देश का 16 करोड़ कार्यकर्ता
राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने का। तो कांग्रेस से हिमांशु कुमार जी, बीजेपी से राकेश पोद्दार जी और सपा से आजम खान जी, सीनियर जर्नलिस्ट रजा हैदर रिजवी जी हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इस्तकबाल। तो फिलहाल बेबाक मुंसिफ में सिर्फ इतना ही। अगली बार आपसे फिर नए मुद्दे को लेकर होगी चर्चा। दीजिए इजाजत, आदाब।